कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री का। है ना, कल मैंने कहा था आपसे कि जो है ना वॉल्यूम, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसा कि शायद चार्ल्स ला की बॉयल्स लॉ बोलते हैं शायद ये चीज़। वॉल्यूम इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब इंसान सांस लेता है, इनहेलेशन करता है, ठीक है, अंदर से क्या बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होता है, अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। जब अंदर प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि, तो बाहर से हवा जो होता है वहां प्रेशर ज्यादा होता है, तो हवा घुसता है बाहर से अंदर, ऐसे हम सांस ले पाते हैं, ये मैंने कहा था ना। फिर उसके बाद उसका उल्टा, जब इंसान सांस छोड़ देता है, एक्सपायरेशन करता है, यहाँ बोलेंगे एक्सेलेशन कर देता है, तो वही चीज़ है, बोलते हैं कि रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम जब इंसान कर देता है, और इंटरकोस्टल मसल जो इंसान की होती है, जब वो रिलैक्स कर देती है, तो रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशंस। उसके बाद जो डायफ्राम होता है, जो डूम शेप्ड से थोड़ा कम डूम शेप बन जाता है ऐसा, ये वापस अपने डूम शेप में आ जाता है, रिलैक्स्ड फॉर्म में। और इंटरकोस्टल मसल्स भी अपने फॉर्म में वापस आ जाती है। साथ में जो क्या होता है, स्टेरनम जो होता है, जो सामने की ब्रेस्ट बोन जहाँ पे होती है, तो वो सब अपने नॉर्मल पोजीशन तक आ जाते हैं। एंड रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। जब अंदर से वॉल्यूम कम हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। जब अंदर से प्रेशर बढ़ गया, बाहर से प्रेशर कम है, बढ़ा क्यों अंदर से प्रेशर, बिकॉज वॉल्यूम कम हो गया। है ना, देखिए ऐसे कि ना, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया ना, तब जाके हमें बाहर निकल पाती है हवा। एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम जो अंदर से होता है, जो वॉल्यूम अंदर से होता है वो कम होता है कि ज़्यादा हो जाता है, वो कम हो जाता है। जब अंदर से वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर प्रेशर बढ़ जाता है, बिकॉज वॉल्यूम और प्रेशर का क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन। है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो वो बढ़ेगा, ये पता है आपको। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जो अंदर होता है ना, मतलब इनसाइड द लंग प्रेशर, वो बढ़ जाता है क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ जाएगा टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग, उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। है ना, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे हम कर पाते हैं, जब हम एडिशनल मसल्स, जो एब्डोमिनल मसल्स होती है, हम एब्डोमिनल रेस्पिरेशन भी करते थे, यानी कि ऐसी रेस्पिरेशन जहाँ पे हम एब्डोमिन का भी, एब्डोमिनल मसल्स का भी इस्तेमाल करते थे। मैंने कहा ना स्विमिंग में ऐसा करते हैं, जब इंसान स्विम कर रहा होता है तब बहुत ऑक्सीजन चाहिए होता है क्योंकि एनर्जी बहुत लग रही होती है। तो उस टाइम पे इंसान, वो टेक्निक एक होती है, मतलब कैसे उससे हम ले पाते हैं हवा, पेट के जरिए से। ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन जो होता है वो करता है ब्रीथ 12 से 12 टाइम्स पर मिनट में, वो ब्रेथ ले रहा होता है, सांसें ले रहा होता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर, जो हमने कल देखा था वो कैसा होता है। तो उससे हो जाती है क्लिनिकल असेसमेंट या डायग्नोसिस हो जाती है उसे, पल्मोनरी फंक्शन कैसे है, कैसा इसका लंग काम कर रही है, वो हम देखते हैं। अब जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक है, ये बहुत आसान है, बहुत ना, बहुत ज़्यादा सिंपल, बस ये समझना अच्छे से, और उसको हर एक पार्ट को मतलब इग्नोर नहीं कर रहे हैं, किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। बाकी बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको जहन अपना खोलना है यहाँ पे अच्छे से। अगर हम देखेंगे यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में लिखा है ना, फुल आइडिया है, फुल बेसिक यहाँ पे समझाया गया है। फर्स्ट अंडरस्टैंड करना आइडिया, योर लंग्स आर नॉट कंप्लीटली एम्प्टी और फुल एट दिस, एट ऑल टाइम, और फुल एट ऑल टाइम। इट्स इम्पॉसिबल कि हम अपनी लंग को पूरा एम्प्टी करेंगे, इवन दो अगर मैं फुल एक्सप्रेशन कराऊँ ना, पूरा हवा निकाल दिया, स्टिल अंदर से कुछ ना कुछ हवा रह जाता है। क्योंकि अगर वो हवा नहीं रहेगा, इंसान की लंग कोलैप्स कर जाएगी, फट जाएगी, ठीक है। और ऐसी पूरा मैक्सिमम नहीं घुसा, लंग फट जाएगी अगर इंसान पूरा हवा घुसाएगा। सो देर आर सम सेम स्मॉल नॉर्मल ब्रीथिंग एयर, है ना, ठीक है। एक्स्ट्रा एयर यू कैन फोर्स इन, एक तो क्या स्मॉल नॉर्मल ब्रीदिंग एयर जो हम लेते हैं, जो पता नहीं होते कॉन्शियसली, वो हम नहीं ले रहे होते, वो सब कॉन्शियसली इनवॉलेंट्री हम ले रहे होते हैं। दूसरा होता है जो एयर जो है उसको हम फोर्स करवाते हैं, जैसे जब जंप लगाते हैं तो पानी में ऐसा करते हैं, जाते हैं पानी के अंदर, है ना। एयर दैट ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड, वो अंदर रहता ही है। इससे साइंटिस्ट जो है वो लंग एयर जो होता है उसको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम के अंदर और कैपेसिटी के अंदर। दो चीज़ें होती है, क्या होती है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। सर आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, सच में कट रही आ रही है। एक मिनट, मैं इसको पहले, नहीं आवाज़ ठीक, आवाज़ आ रही है आप ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है, शायद मुझे पता है यहाँ से। अ, अब आवाज़ ठीक आ रही है।
शायद मेरी आवाज कट गई, आज मैं थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ। अच्छा ठीक। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है सिंगल मेजरमेंट इसमें की जाती है। वॉल्यूम की मेजरमेंट अंदर से कितना वॉल्यूम है लंग के अंदर। दूसरा होता है कैपेसिटी, वहाँ कम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम, इसी वॉल्यूम को हम कंबाइन कर देते हैं, वो हमें सब देखने आगे। पहले देखिए आप, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है। देखिए कुछ चीजें होती है, जैसे टाइडल वॉल्यूम होता है इसके अंदर। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है एयर यू ब्रीथ इन और आउट इन नॉर्मल ब्रीथिंग। मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना आपके साथ, मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं सांस ले रहा हूँ, मैं कौन सी सांस ले रहा हूँ? मेरा जो लंग है उसके अंदर टाइडल वॉल्यूम इस टाइम पे होगा लगभग लगभग, करीब करीब है ना, करीबन करीबन इक्वल टू 500 मिलीलीटर। 500 ml का हवा में पी रहा होता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, जस्ट सिटिंग एंड ब्रीदिंग, टीवी ब्रीदिंग नॉर्मली, ठीक है, इज इक्वल्स टीवी। इंसान बैठ गया है नीचे, ठीक है, बस बैठा हुआ है, जैसे मैं बैठा हुआ भी अभी हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं क्या? टाइडल वॉल्यूम। तो जो नॉर्मल होता है रिलैक्स ब्रीदिंग जहाँ पे हो जाती है, रिलैक्स्ड नॉर्मल रिलैक्स्ड ब्रीदिंग जो होती है, उसी को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। जहाँ पे इंसान जो है वो खुद को फोर्स नहीं करते हवा ले जाओ, या इंसान दौड़ रहा नहीं होता है, इंसान जॉगिंग कर रहा है ना, उस टाइम पे क्या होता है, इंसान हवा ले रहा होता है खतरनाक तरीके से अंदर नहीं। जब इंसान आराम से बैठा है, आराम से मस्त हिसाब से नॉर्मल ब्रीदिंग, इंसान चल रहा है या एक जगह बैठा है, नॉर्मल रिलैक्स ब्रीदिंग कर रहा है, लगभग 500 ml इंसान लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं टीवी, यानी कि टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद दूसरा होता है IRV। क्या होता है? देखा नहीं, ये सब आपको याद रखने हैं, बाद में उसको एडवर्ट करना है, इसलिए आप पहले से दिमाग में घुसाइए, इसको बोलना नहीं है, इसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ मुझे बोल सकते हैं, वैसे मैं आप चलता हूँ बहुत आहिस्ता स्पीड से। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है एक्स्ट्रा एयर यू कैन इनहेल आफ्टर नॉर्मल इनहेल। इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, आई एम इनहेलिंग द एयर नॉर्मली। इसके बाद अगर मैं इतना मैंने गुस्सा है, ठीक है, नॉर्मल के बाद आफ्टर नॉर्मल इनहेल जो मैंने किया ना, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अंदाजा करिए कितना ज्यादा फिर बढ़ सकता है, देखिए 2500 से 3000 मिलीलीटर तक। अभी मैं कर रहा हूँ ना बात, 500 मिलीलीटर ले रहा हूँ, 2500 से 3000 मिलीलीटर मैंने लिया है। अगर इंसान नॉर्मल ब्रीथ ले रहा है, फिर ये फोर्स कर रहा है ब्रीथ को अंदर लाने का, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा इनहेलिंग पावर, और इसी को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब क्या होगा देखिए, इंस्पिरेटरी जब इंसान इंस्पिरेशन कर देता है, इनहेलेशन कर देता है, सांस अंदर लेता है, रिजर्व वॉल्यूम जो अंदर से वॉल्यूम बच गया होता है, अब कितना रह गया वॉल्यूम, ठीक है ना, आसान ये चीज, चलते नहीं, यानी कि इसके कंपैरिजन में कितना बढ़ जाता है, लगभग लगभग 2000 से 2500 मिलीलीटर इंक्रीज हो जाता है इस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वजह से, जब इंसान फोर्सली ब्रीथ करता है हवा को अंदर, ठीक है। हो गया टीवी और IRV। अब कुछ नहीं है, इसी IRV को बनाएंगे ERV। वो क्या हो गया? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। एक्स्ट्रा एयर यू यू कैन फोर्स आउट आफ्टर नॉर्मल एक्सेल। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, छोड़ी मैंने सांस, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ और इसके बाद मैंने सांस छोड़ी ना, फिर मैंने चेक किया अपने अंदर से कुछ बचा भी है कुछ नहीं। वो बचता है कितना, उसका वैल्यू होता है कितना, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कितना होता है वो होता है 1000 से लेकर 1100 मिलीलीटर, यानी कि एक्स्ट्रा एयर यू फोर्स आउट, वो एयर जो मैं फोर्स आउट करता हूँ, एक्स्ट्रा वाला एयर, आफ्टर नॉर्मल एक्सेल। अगर नॉर्मल एक्सेल से किसी हद तक कुछ हवा बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके बाद जो मैं और हवा बाहर निकालता हूँ बाई फोर्स, उसको वो होती है, उसका वैल्यू इतना होता है 1000 से 1100 मिलीलीटर। लेकिन फिर ये कुछ ना कुछ अंदर रह जाता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, हम पढ़ेंगे बाद में। वो बाहर नहीं, यानी लॉक लंग, यहाँ पे लॉक क्यों, क्योंकि ये लंग से बाहर नहीं निकलता है। अगर ये लंग से बाहर निकले इंसान मर जाएगा, लंग ही फट जाएगी। मैं डर गया अलग से, इतना सांस लेने से हम कैसे सांस ले पाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। एक्स्ट्रा एक्सेलिंग पावर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? जैसे होता है क्या एक्स्ट्रा इनहेलिंग पावर, वो क्या था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कुछ नहीं है, नॉर्मल ब्रीथ आउट जो इंसान करता है ना, उसके बाद इंसान मजीद फोर्स से निकालता है, तो इतना फोर्स लगा सकता है वो कि जिसका वैल्यू 1000 से 1100 मिलीलीटर होगा। अब है रेजिड्यूल वॉल्यूम, एयर दैट ऑलवेज स्टेज इन लंग्स जो रह जाता है इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सेल। अभी मैंने क्या किया, मैंने अभी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल दिया 1000 से 1100 मीटर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंदर रह जाता है, जिससे लंग्स इन्फ्लेटेड रह जाती है। इन्फ्लेटेड मतलब जो उसमें फूक चढ़ जाता है ना, ये होता है बिकॉज ऑफ दैट रेजिडुअल वॉल्यूम जो अंदर रह ही जाता है।
चाहे इंसान कितना भी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से बाहर निकाल देगा ना, स्टिल कुछ ना कुछ रह जाता है। और यहाँ पे इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सेल, अगर आप मैक्सिमम एक्सेल कर रहे हो, वो क्या होता है? वो है ना ईआरवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व का वॉल्यूम, लेकिन स्टिल आपकी लंग के अंदर 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर हवा रह जाता है। तो इससे आपकी लंग बच जाती है लंग कोलैप्स होने से। ये हवा आप चाह कर ही बाहर नहीं निकाल सकते हो। दैट्स कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। अब मैं फिर से बोलता हूँ, क्योंकि इसको हमें अब इक्वेशंस की फॉर्म में देखना है। मैंने कहा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जो इंसान नॉर्मल ब्रीथ करता है ना, बैठा हुआ होता है, करता है ब्रीथ, हो गया 500। फिर इंसान नॉर्मल के बाद और खींचता है पूरा अंदर तक, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? इतना। फिर पूरा छोड़ दिया, छोड़ने के बाद और मजीद छोड़ दिया बाय फोर्स, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो अंदर बच गया, रेजिडुअल वॉल्यूम जो बाहर नहीं निकल सकता है ना आसान? अब अभी तक हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, अब पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी के बारे में देखते हैं आप। देखिए कैपेसिटी में क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटी में कॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी कि हमें फॉर्मूला बन जाती है। देखिए यहाँ भी फॉर्मूला, यहाँ भी। ये आपको याद बात नहीं करनी है, ये समझनी है। फॉर्मूला कभी याद नहीं करनी चाहिए, समझनी चाहिए, फिर इंसान को खुद याद रह जाती है। पहले क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यहाँ पे आ गया पहले। व्हाट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो इंसान हवा लेता है ना अंदर, जितना भी इंसान हवा अंदर ले सकता है, टोटल एयर यू कैन इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सेल। जब इंसान नॉर्मल एक्सेल कर देता है, देखिए छोड़ दिया हवा, ठीक है, उसके बाद टोटल एयर जो इंसान ले पाता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होती है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बराबर होती है टीवी के, यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इन शॉर्ट, टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है? इंसान नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी लंग्स में क्या है? टाइडल वॉल्यूम है ना। अब मैं कर रहा हूँ है ना, प्लस आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जितना मैंने मैक्सिमम पुश किया अपनी लंग को सांस लेने के लिए, उतना मैंने कर दिया। इसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं हवा अंदर ले सकता हूँ, कि नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद मैंने और कितना मजीद लिया, मतलब अपनी मैक्सिमम लिमिट मैंने पहुंचा दी सांस लेने की। उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, है ना, वही जो नॉर्मल ब्रीथ होती है। अगर उसको हम करेंगे प्लस एक्स्ट्रा इनहेल, ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब कितना आसान, देखिए अब हो गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ये था इंस्पिरेटरी। अब हवा छोड़ना भी है ना, हाँ। तो उसकी कैपेसिटी मुझे कितनी है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मुझे भरना है बैलून को फूक, ठीक है, मुझे क्या चाहिए उस टाइम पे? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, खतरनाक तरीके से है ना। तो वो बराबर होती है टाइडल वॉल्यूम, मतलब क्या, जो इंसान नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा होता है, प्लस जो इंसान एक्स्ट्रा पुश आउट कर देता है इतना ज्यादा, उसको बोलते हैं क्या? ईआरवी, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना आसान था ये चीज, है ना। यहाँ पे आती है से समझ, फॉर्मूला कैसे बन जाती है। अगर हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद इंसान कितना अप टू मैक्सिमम लिमिट इंस्पायर कर पाता है या इनहेल कर पाता है एयर को, वो हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फिर इंसान हवा छोड़ता है, लेकिन नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद वो क्या होगा? नॉर्मल ब्रीथिंग हो गया ना टीवी, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एक्स्ट्रा पुश आउट इंसान कर देता है। तो इसकी वैल्यू ऐसे आ जाती है। इसमें आ सकते हैं न्यूमेरिकल सवाल, फॉर एग्जाम्पल, है ना, इस चीज में आ सकते हैं। वैसे ये तो बहुत आसान है। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? देखिए, एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सेल, इंसान नॉर्मल एक्सेल कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ एयर लंग्स में रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। वो निकालना इम्पॉसिबल है। वो कितना होता है? 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर तक। फॉर्मूला होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व्ड वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इंसान कितना निकाल पाता है हवा बाहर, लेकिन वो निकालने के बाद स्टिल कुछ ना कुछ रह जाते हैं रिजर्व वॉल्यूम। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे विद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं क्या? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, इनकी लेफ्ट और एयर जो होता है आफ्टर नॉर्मल ब्रीथिंग आउट, जब इंसान नॉर्मल ब्रीथिंग आउट कर देता है ना, तो अंदर से कुछ ना कुछ हवा रह जाता है। उस हवा रहने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, ईआरवी प्लस आरवी, तो आसान था। अब है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम एयर यू कैन मूव इन वन स्ट्रॉन्ग ब्रेथ साइकिल। जितना इंसान हवा बरसता है अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेथ साइकिल के अंदर, इसमें आता है क्या? सब कुछ, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना इंसान ने हवा लिया,
और टाइडल वॉल्यूम, कितना इंसान नॉर्मली हवा लेता है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना इंसान हवा छोड़ता है। इसको कहते हैं ब्रेथ साइकिल। ब्रेथ साइकिल क्या होता है, जहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाती है। एक तो इंस्पिरेशन भी, यहाँ बोलेंगे इनहेलेशन भी, एक ही बात है। दूसरा एक्सपिरेशन भी, यहाँ बोलेंगे क्या, एक्सेलेशन भी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेथ साइकिल। देखिए ऐसे, इसने क्या बोला मेरे कि ये मेरी वाइटल कैपेसिटी थी ना, मैक्सिमम इनहेल आफ्टर फुल एक्सेल। अगर मैं देखिए, अब मैं कर रहा हूँ वापस, ये क्या था, वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है, टोटल यूजेबल एयर, ठीक है। तो ये होते हैं इंपॉर्टेंट किस में, लंग फिटनेस टेस्ट के अंदर, है ना, स्पायरोमीटर से हम चेक करते हैं, है ना। ऐसा करते हैं स्विमिंग, जब इंसान करता है ना फ्री स्टाइल स्विमिंग, फिर वो करता है ऐसे, ठीक है। फिर जब ऐसे किया ना, अब या स्ट्रोक पीछे इंसान करता है ऐसे, ये है ना, ये मुंह ये यहाँ लेना होता है। फिर उसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, है ना, जहाँ पे एब्डोमिनल मसल हेल्प करती है। इंसान करता है, कहना होता है 2 सेकंड में एक साथ, क्या ना। फिर बबलिंग करनी होती है नाक से, तो वहां पे काम आती है वाइटल कैपेसिटी, और ये बढ़ जाती भी है जितना इंसान प्रैक्टिस करता है उससे, है ना। उसके बाद क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी, मैक्सिमम एयर लंग्स कैन होल्ड, जितना लंग्स होल्ड कर सकती है, टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी। ये क्या हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में, पहले क्या था, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम में फॉर्मूलाज वार्मूलाज नहीं होती है, कैपेसिटीज में फॉर्मूलाज आ जाती है, यहाँ पे वॉल्यूम्स को ही हम प्लस कर देते हैं वैसे कुछ। तो यहाँ पे इंस्पिरेट रिजर्व वॉल्यूम जितना भी ना, जितना पढ़ा हूँ वो चारों चीज़ें, और टीवीपी यानी कि टाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेट रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सारा यहाँ पे आ जाता है। या टीएल से इज इक्वल्स टू वी सी प्लस आर वी, यानी कि एट्थ वाला रिपीट कीजिए सर। एट्थ वाला कौन सा, ये वाला वाइटल कैपेसिटी। देखिए वाइटल कैपेसिटी मतलब होता है मैक्सिमम एयर यू कैन मूव इन, आप कितना हवा अंदर ले सकते हो एक स्ट्रॉन्ग, इन वन स्ट्रॉन्ग ब्रेथ साइकिल में। यानी कि जब इंसान फॉर एग्जांपल एक्सपायर कर रहा है, मैं एक्सपायर कर रहा हूँ, इस टाइम मेरी क्या चल रही है, टाइटल वॉल्यूम है ना, नॉर्मल ब्रीथिंग 500 मिलीलीटर हवा लंग्स के अंदर है। अब मैं कर रहा हूँ काम, मैं कर रहा हूँ मैं पूरी सांस ले रहा हूँ, फिर पूरी सांस छोड़ रहा हूँ, ठीक है, फिर और पूरी सांस ले रहा हूँ। तो आफ्टर जब मैंने पूरी सांस छोड़ दी ना, उसके बाद मैंने कितनी पूरी सांस ले पाया मैं, यानी कि मैक्सिमम इनहेल मैंने कितना कर पाया आफ्टर फुल एक्सेल जब मैंने कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। यानी कि लंग की फिटनेस इससे समझ आ जाती है कितनी है, कि एक इंसान फुल एक्सेल करने के बाद कितना मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम एक्सेल करने के बाद कितना मैक्सिमम इनहेल कर सकता है ना। तो वो देखना होता है, इस समझ आता है कि इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेथ साइकिल कितना है इसका है। अब क्या है टोटल लंग कैपेसिटी, वो क्या होता है, वो होता है वी सी प्लस आर वी। वी सी क्या हो गया, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी। क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ जाता है, देखिए ना, वीसी में आता है ना तीन चीजें, आई आर वी प्लस टी वी प्लस ई आर वी, और बच गया खाली आर वी। तो ये लगाना इक्वेशन, अगर आप लगाएंगे ना इसमें, ये लगाएंगे आप, तो आपको ये आंसर आ जाएगा ना। तो वैसे ही समझाया इसने, ये थोड़ा पढ़ना अच्छे से, लिखना है हाथ में, अगर आपको याद है, अब देखिए यहाँ पे आपको समझ आएगा फिर भी थोड़ा सा। देखिए टीवी क्या होता है, टाइटल वॉल्यूम है ना। आईआरवी क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ईआरवी क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, सांस छोड़ना। आरवी क्या होता है, जो लॉक होता है, जो ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड आवर लंग, रेजिडुअल वॉल्यूम जो रह जाता है। कैपेसिटीज की ये फॉर्मूला रखनी याद, और कुछ नहीं करना, इतना पढ़ा हमने खाली आज। हमने कहा जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है वो होती है बराबर टीवी प्लस आईआरवी, टाइटल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ईसी क्या होता है, यानी कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, वो क्या होती है, टाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कुछ नहीं, यहाँ पे था इंस्पिरेटरी, यहाँ पे आएगा एक्सपिरेटरी, है ना, आई और ई उसके एतबार से यहाँ से चलना है। फिर एफ आर सी क्या हो गया, वो हो गया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कितनी होती है, वो होती है ई आर वी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना इंसान ने छोड़ दिया, और जो बचता है अंदर से, उसी को बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। जो अंदर से कैपेसिटी होती है ना, जो बच्ची कुची होती है, वो भी काम करती है ना अपना, उसके बारे में एफ आर सी होता है। फिर होता है वीसी, यानी कि वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होता है, वीसी क्या होता है, हाँ वाइटल कैपेसिटी। उसमें क्या आता है, आईआरवी, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर टीएलसी में सब कुछ जितना भी बच गया, वो सब है टोटल लंग कैपेसिटी, जितने भी आपने पढ़े वॉल्यूम्स वो सारे इसमें घुस जाते हैं। और क्या करना है, इतना करना है याद। अ, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन पहले एनसीईआरटी पढ़े। चलिए पहले हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इसका, उसके बाद ही फिर हम
एनसीईआरटी ना कॉम्पैक्ट थोड़ी सी, तो ये देखिए आप। अभी आसान लगेगा आपको, देखिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी है ना। टाइडल वॉल्यूम, टीवी, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, जो इंसान लेता है छोड़ता है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, जैसे इंसान बैठा होता है ना आराम से, कैसे वो करता है। एक हेल्दी मैन का देखेंगे तो कैन इंस्पायर और एक्सपायर और अप्रोक्सीमेटली कितना पर मिनट, इतना होता है 6,000 से लेके 8,000 मिलीलीटर पर मिनट, वो इतना कर सकता है, ठीक है। एक में अगर देखें ना एक ब्रेथ में, तो 500 मिलीलीटर एक ब्रेथ में घुस जाता है, ठीक है। एक मतलब इंसान, मैं भी ले रहा हूँ हवा, ले रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, मैं कितना छोड़ रहा हूँ ले रहा हूँ, 500 मिलीलीटर। और कितना इंसान करता है पर मिनट रेस्पायर, कितनी बार, 12 से 16 बार करता है, इंसान ब्रीथ ले पाता है पर मिनट, एक हेल्दी इंसान। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना आप इसको 500 को 12 के साथ, आ गया ना वो ये आंसर, 6,000 से लेके 8,000 तक। इसी एतबार से ना 500 इंटू करेंगे आप क्या, 12 इंटू 12 टू 16 तक, वैसे ही। समझ रहे कि नहीं। फिर क्या है, अब है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सबल इंस्पिरेशन, है ना। जो इंसान कहते हैं टाइटल वॉल्यूम के बाद इंसान नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है, फिर ये उसके बाद खींच रहा है हवा को अंदर, इंस्पिरेशन कर रहा है, तो अंदर कितना बचता है हवा, इतना, एक ब्रेथ में इतना घुस जाता है, 2,500 इंटू 3,000 मिलीलीटर। फिर ऐसे ही इंसान के पास अंदर से नेचुरल ब्रीदिंग हो रही है, नॉर्मल ब्रीदिंग टाइटल वॉल्यूम, लेकिन इंसान छोड़ रहा है पूरा, फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर रहा है, वो इतना होता है, वो ज़्यादा नहीं होता है, इसके कंपेरिजन में वो कम होता है, 1,000 से लेके 1,100 मिलीलीटर तक। उसके बाद रेस्ट वॉल्यूम, जो अंदर से बचना ही बचना होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर यू आर डूइंग योर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, स्टिल कुछ ना कुछ वहां पे रहेगा, क्योंकि वरना लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, वो फट जाएंगी, है ना। ये कितना होता है, ये भी होता है 1,100 से 1,200 मिलीलीटर, जितना ना ये था, ये कितना था, ये था 1,000 से 1,100, ये 1,100 से 1,200। By adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities, है ना। या बोलेंगे lung capacity, एक ही बात है। Whether you will say pulmonary capacity or you can say lung capacity, you can say pulmonary volume or lung volume। pulmonary मतलब क्या हो गया, जो scientific name of lung होता है, which can be used in clinical diagnosis, है ना। जब इंसान आता है क्लिनिकल डायग्नोसिस, देखता है लंग की हेल्थ कैसी है, वो वहाँ पे चेक करते हैं उसकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी है, ये सब चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती है। लेकिन समझ रहे हैं क्या है, समझ रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होता है, या जो पल लंग वॉल्यूम जो होता है, या जो पल्मोनरी वॉल्यूम होता है, उससे क्या बन जाता है, उससे हम निकाल पाते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, या हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी या लंग कैपेसिटी, एक ही बात है। ट्यून से बोलते हैं इसको। मुझे लंग ही खराब हो गई जरा सांस लेने से। उसके बाद अब क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। इंसान ने टाइडल वॉल्यूम, इंसान टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन में कर रहा हूँ, छोड़ दिया हवा, उसके बाद मैं कर रहा हूँ क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, अब मैं और कर रहा हूँ इंस्पायर, लेकिन छोड़ा मैंने पहले, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इस चीज को, ठीक है। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हो गया ये चीज। उसके बाद अब क्या, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब रखना है याद, जो ना वॉल्यूम वॉल्यूम वहां पे फॉर्मूला नहीं बन जाती है, कैपेसिटी कैपेसिटी जहाँ पे गया उसको बन जाती है फॉर्मूला, उसमें आता है वॉल्यूम वॉल्यूम, है ना। इस तरह रखना याद, ऐसे थोड़ा आसान हो जाता है, वरना ये खुद आता है दिमाग में, ये क्या था, कैपेसिटी वॉल्यूम, दिमाग खराब हो जाए इस चीज से। उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, वो क्या होता है ना, वही चीज, इसका उल्टा है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, इंसान जितना छोड़ सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, लेने के बाद। देखिए मैं हवा ले रहा हूँ, लिया मैंने 500 मिलीलीटर ना एक सेकंड में, एक ब्रेथ में, टोटल वॉल्यूम। अब मैं क्या कर रहा हूँ काम, अब मैं छोड़ रहा हूँ एक साथ, तो इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ना टीवी प्लस ईआरवी, वहां था टी प्लस आई वारी, क्योंकि यहाँ पे था ना आई, यहाँ पे था ई, तो उसी एतबार से हो जाएगा। अब क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। इंसान नॉर्मली एक्सपायर कर रहा है, लेकिन वो हवा बाहर ही निकाल सकते हैं, जो अंदर रह ही जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, फंक्शनल रेजिडुअल। रेजिडुअल मतलब क्या होगा, जो बाकी रहते हैं कैपेसिटी, जो फंक्शनल होती है, जैसे लंग काम कर पाती है, जैसे लंग इन्फ्लेटेड रह जाती है, उसको फूक चढ़ जाता है, क्या रह जाती है, इन्फ्लेटेड। जिसे हम बोलते हैं बलून इन्फ्लेशन, मतलब बलून को बड़ा करना, उसको फूक चढ़ाना, वैसे ही यहाँ पे हो जाता है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि
दिस इंक्लूड्स ईआरवी प्लस आरवी। ईआरवी क्या हो गया? ईआरवी हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कहाँ पे मैं आ गया था? एक्सपिरेट, जितना इंसान हवा छोड़ता है, प्लस रिजर्व वॉल्यूम जो अंदर से बाकी बच ही जाता है, उससे कोई फरार नहीं है। उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वो होता है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। जब इंसान ने पूरा फोर्स्ड इंस्पिरेशन कर दी, पूरा सांस अंदर ली, अब वो पूरी हवा छोड़ रहा है ना, पूरा अंदर लेना पूरा छोड़ना, पूरा अंदर लेना पूरा छोड़ना, मैक्सिमम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वही ना जो बोल रहा है क्या? मैक्सिमम वॉल्यूम एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, जो इंसान कर सकता है आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन। जब इंसान ने फोर्स एक्सपिरेशन कर दी, पूरा छोड़ दिया, अब वो उसके बाद जितना ले सकता है ना, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसका उल्टा भी आ सकता है, वो क्या हो गया? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इंसान जो ब्रीथ आउट करता है आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। इंसान ने जब पूरा लिया, अब वो कितना छोड़ सकता है? दोनों आती है वाइटल कैपेसिटी में, जिससे हम लंग की हेल्थ जान पाते हैं। उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी, वहां पे जितने भी वॉल्यूम्स हैं वो सब आ जाते हैं, यानी कि आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी एंड आईआरवी, या बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि वैसे भी सेम आती है फॉर्मूला, वो हमने देखा। ठीक है, ये थोड़ा ख्वाश टॉपिक था, इसमें उतना फील नहीं आता है मत, तो फिर मजा आता है पढ़ने में, फिर भी थोड़ा सा लगता है कुछ सीखा। अब जो है ना बहुत आसान है, अब चैप्टर बहुत आसान। अब आपको ये पता ही होगी, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है? ये तो आपको अब पता ही होगी बाकी सारा। 10th क्लास में ही है ना ये, बल्कि 8th क्लास ही पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज गैस एक्सचेंज? गैस एक्सचेंज क्या होती है? हमें पता है कि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं अंदर और CO2 जो हम बाहर निकाल पाते हैं। असल में जो O2 होता है वो सेल्स यूज करती है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेल्स क्या बनाती है? CO2, जो सेल से डिफ्यूज होने के बाद घुसता है ब्लड में, और ब्लड से घुसता है कहाँ पे? ब्लड से डिफ्यूज होने के बाद एल्वियोलाई के थ्रू, जहाँ पे एल्वियोलर मेम्ब्रेन बहुत थिन होता है, उधर से घुस के वो वापस थ्रू ब्रोंकियोल्स, थ्रू ब्रोंकस, ब्रोंकाई, फिर ट्रेकिया से पूरा बाहर निकल जाता है ना वापस। तो ये किस होता है मेनली यहाँ पे? जिससे होता है प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, है ना? मोमेंट डिफ्यूजन क्या होता है? मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जब हो जाती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो ये पता है आपको। अब कहाँ पे होती है गैस एक्सचेंज? हम जानते हैं जो हमारे अंदर क्या होता है, जो हमारे अंदर एल्वियोलाई होता है और ब्लड होता है, उनके दरमियान में ताल्लुक होता है, एल्वियोलाई एंड ब्लड। एल्वियोलाई क्या होता है? टाइनी एयर सैक्स, बैग जैसे होते हैं लंग के अंदर, छोटे छोटे, कि अगर खोलेंगे ना सारे एल्वियोलाई, एक जो था ना ये टेनिस कोर्ट उतना बड़ा बन सकता है। इतना इसमें क्या होता है? सरफेस एरिया ज्यादा होता है इसमें, इसलिए हम इतना हवा ले पाते हैं। सोचिए आप कितना ज्यादा ले पाते हैं हम हवा। उसके बाद हेयर O2 मूव्स फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। ऑक्सीजन घुसता है ना, देखिए मानिए फॉर एग्जांपल ये एल्वियोलाई है, ठीक है? हमने कहा था ना कि जो एल्वियोलाई था वो क्या होता है? वो होता है हाईली वेस्क्यूलराइज्ड, मतलब उसको इर्द गिर्द क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। ये बनाता हूँ मैं ब्लड वेसल्स, रेड से बनाने पड़ेगा ना जरूरी। ये है ब्लड वेसल्स, ठीक है? मानिए आप, ब्लड में क्या चलता है? ऑक्सीजन भी और CO2 भी। अब सेल ने कहा ब्लड को ले जाओ मेरा CO2, ब्लड ला रहा है CO2, बोल रहा है एल्वियोलाई को लो CO2, एल्वियोलाई निकाल रहा है CO2 को बाहर। कैसे? वो CO2 घुसा रहा है अपनी लंग के अंदर, उधर से घुस रहा है फिर बाहर निकल रहा है, और बाहर से आ रहा है O2, वो घुस रहा है एल्वियोलाई से, ठीक है? वो कहाँ घुसता है? फिर ब्लड के अंदर। ब्लड घुसाता है कहाँ तक? हर किसी टिश्यू के अंदर, है ना? इसको बोलते हैं क्या? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जहाँ पे हार्ट भी काम करता है, लंग भी काम करती है, ठीक है? इसको बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम सारे को। मेरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खराब हो गया पढ़ाने से, है ना? अच्छा, O2 मूव्स फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड CO2 मूव्स फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई, इसका पता ही है आपको। साथ में जो ब्लड टिश्यू दरमियान होता है वो ताल्लुक क्या होता है? बॉडी सेल्स कंटिन्यूअसली करती है इस्तेमाल ऑक्सीजन को, और निकालती है CO2 को, क्योंकि अगर CO2 बॉडी सेल में रहेगा, बड़ा टॉक्सिसिटी वो क्रिएट कर सकता है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना सकता है, इंसान मर सकता है। O2 मूव्स फ्रॉम ब्लड, घुसता है टिश्यू की ओर, CO2 घुसता है फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, खत्म मसला। तो इन शॉर्ट वी नो दैट, बचपन से पढ़ रहे, एल्वियोलाई द प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। प्राइमरी मतलब मेन साइट जहाँ पे होती है, क्योंकि इसका हाई सरफेस एरिया होता है, ठीक है? थिन वॉल जरूरी है डिफ्यूजन के लिए,
और रिच ब्लड सप्लाई यानी कि हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है ये। अब कुछ फैक्टर्स है जो डिफ्यूजन को इफेक्ट कर सकते हैं, वो भी एनसीईआरटी ने लिखे, बहुत आसान है ये चीज, पता है आपको ये भी। प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, जहां पे मतलब कम ज्यादा होता है कोई चीज, है ना, ग्रेड्स में होता है, कोई कुछ चीज ज्यादा कोई चीज कम, यानी कि डिफरेंस होती है। प्रेशर ग्रेड मतलब ग्रेटर डिफरेंस इन प्रेशर, जितना होगा ना, जितना ग्रेटर डिफरेंस है उतना फास्टर डिफ्यूजन होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप पानी की टैंकी है, ठीक है, इसमें पूरा पानी है ऊपर तक, या मैम पाइप लाई है, ठीक है, अब मुझे बटन दबाना है, इसका छेद खुल जाएगा। यहाँ पे एक और टैंकी है, ठीक है, अगर आप मानिए इसमें पूरा टैंकी बड़ा भरी हुई है और यहाँ से कुछ भी नहीं है, इसमें पानी है, कितना तेज से पानी घुस जाएगा, है ना, खतरनाक। अगर आप पानी, यहाँ पे भी पानी ठीक ठाक है, इतना पानी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे इतना पानी है, फोर्स कितना आएगा, कम। तो जितना जैसा प्रेशर डिफरेंस होगा ना, अगर डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ से इतना पानी, यहाँ से पानी नहीं है, खतरनाक तरीके से डिफ्यूजन हो जाएगा। तो डिफरेंस डिसाइड करती है कि प्रेशर कितना ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, जो कि इफेक्ट करता है डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन तब होता है मैक्सिमम जब प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होती है, जब प्रेशर ग्रेडियंट में डिफरेंस ज्यादा होती है। उसके बाद दूसरा हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेटर कंसंट्रेशन डिफरेंस जितनी होगी, उतना फास्टर डिफ्यूजन होगा। और कंसंट्रेशन के बारे में समझना होता है चीज, देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस समझते हैं। ऑस्मोसिस होता है ना, मूवमेंट ऑफ वाटर जब हो जाती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई, नहीं, फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, जहां पे होती है उधर से निकल जाता है वाटर, घुसता है वहां पे जहां पे हाई कंसंट्रेशन होती है इसकी ना। मतलब देखिए फॉर एग्जांपल जो वाटर है ना, वाटर वहां की ओर मूवमेंट दिखाता है जहां पे ज्यादा होता है क्या, कंसंट्रेशन प्रेजेंट, जो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी ना, कंसंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा होगी, उतना फास्टर डिफ्यूजन हो जाएगा। तो ये दूसरा होता है। तीसरी बात क्या है, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। मोर सॉल्युबल गैस जितनी होंगी, जो इजली सॉल्युबल होगी, जाहिर सी बात है वो डिफ्यूज भी जल्दी कर जाएगी। और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन जितना होता है उतना होती है फास्ट डिफ्यूजन, जितना थिक मेम्ब्रेन होता है तो उतनी होती है स्लो डिफ्यूजन। दैट्स वाई एल्वियोलाई जो होते हैं उनके क्या होते हैं, थिन मेम्ब्रेन्स। उसके बाद अब इसके बाद पार्शियल प्रेशर, अरे शायद पढ़ा होगा ये इसमें ना, केमिस्ट्री में शायद पढ़ते हैं ना ये, क्या फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जो मतलब है ना पार्शियल मतलब पूरा नहीं। अगर फॉर एग्जांपल एक मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन भी है, ठीक है, इसमें फॉस्फोरस भी है, इसमें ऑटो गैस भी है, CO2 भी है। अब मैं देख रहा हूँ कि नाइट्रोजन का इस पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है इस कंटेनर पे, उसका फोर्स कितना है, उसका खाली अकेला। फॉस्फोरस का कितना फोर्स है, O2 का कितना फोर्स है, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस। एक गैस कितना प्रेशर डाल रही है एक मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर, खाली मैं एक का देख रहा हूँ, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जाहिर सी बात है, अगर हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस देख रहे हैं, हम मिक्सचर ऑफ गैसेस देख रहे हैं, हम वहां पे खाली एक का प्रेशर देख रहे हैं, वो कितना एक्सर्ट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर, है ना। उसका मतलब पार्शियल ही होगा। जैसे उसको बोलते हैं पी से कहते हैं उसको इंडिकेट, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे PO2 क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पी क्या होता है, पार्शियल। अब यहाँ पे कुछ आपको रेशियोज याद रखने हैं, देखिए पार्शियल प्रेशर का वैल्यू क्या होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई के अंदर, पहले हम एल्वियोलाई की बात करते हैं, ये है ना एल्वियोलाई, ठीक है। इसमें हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है इसके ऊपर, वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है। 104, क्या उसको बोलते हैं, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, ये बोलते हैं, हाँ शायद, जो भूल गया इस मिली, हाँ ये बोलते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, है ना, HG, है ना ये, इसमें पढ़ा होगा ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट में शायद, वहां पे ये सब लिखा होता है। ये तो 5 साल हो गए इसको छोड़े हुए। दूसरा क्या है, 40 mmHg, क्या होता है, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, है ना, यानी कि पास प्रेशर ऑफ CO2 इतना होता है, ये कम होता है। तो मतलब एल्यूलाइज जो होता है, वहां पे ऑक्सीजन का क्या होता है, हाई पार्शियल प्रेशर, और CO2 का वहां पे क्या होता है, लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ब्लड कमिंग फ्रॉम टिश्यू, जाहिर सी बात है, जो ब्लड आता है टिश्यू से कहाँ की ओर, हार्ट की ओर, है ना। फिर हार्ट की ओर, नहीं, टिश्यू जो आता है ना, मतलब जो होता है ना डीऑक्सीजन ब्लड, वो कहाँ जाता है, लंग्स की ओर। जब वो लंग्स की ओर जाता है, किस लिए, ताकि वो वापस क्या बन जाए, ऑक्सीजनेटेड बन जाए वापस। लेकिन उस टाइम पे क्या हो जाता है मसला,
उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो होगा ना कम, क्योंकि वहां पे मतलब होता ही है ज्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर, वो है ना डी ऑक्सीजन ब्लड। तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 40 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। और वहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो होता है किसका, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो होता है 45 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। क्योंकि जाहिर सी बात है डी ऑक्सीजन ब्लड की बात हो रही है, कैरी क्या करता है वो CO2। जो वो CO2 ही कैरी करता है, तो जाहिर सी बात है उसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ऐसे समझना ये चीज़। अब है ऑक्सीजन ब्लड, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो जो ब्लड करता है लीव लंग्स को, है ना, लंग से क्या निकल जाता है ऑक्सीजन ब्लड, उसको हार्ट करता है वापस पंप पहुंचाता है हर एक सेल तक, टिश्यू तक। तो जाहिर सी बात है वहां पे 95 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी क्या होता है वहां पे, ब्लड लीविंग लंग जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, 95 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी वहाँ प्रेशर होता है। और वहाँ पे कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कम ही होता है, यानी कि 40 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। लेकिन सबसे हाईएस्ट कहाँ पे होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो होता है इस जगह पे, यहाँ पे देखिए ना आप। क्योंकि एल्यूलाई के पास होना चाहिए ना खतरनाक प्रेशर, क्योंकि ऑक्सीजन आता है कहाँ से, असली में सोर्स कहाँ से आता है ना, बाहर से ही। तो फिर एल्यूलाई के पास ना देखिए, जब मैं अंदर रह रहा हूँ कहाँ होगा ना एल्यूलाई के पास, तो वहाँ पे फोर्स खतरनाक तरीके से आता है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे होता है कितना, 104 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। उसके बाद अब देखते हैं हम टिश्यूज की बात करते हैं हम। टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, 45 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। अगर हम करते हैं बात एटमॉस्फेरिक एयर की, वहां पे इतना ज्यादा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो होता है 159 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। और वहां पे होता है CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन, बहुत कम होती है, वो होती है सिर्फ 0.3 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। अब इसके बाद डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजन कैसे हो जाती है, जो होता है एल्वियोलाई, पता है ना कोई ये चीज़ वहाँ पे होता है रेशियो ये सब। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन डिफ्यूज कर देता है, लंग से घुस जाता है वो ब्लड के अंदर, या थ्रू एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर घुस जाता है। फिर टिश्यू में क्या होता है, वहाँ पे पता ही है घुस जाता है वहाँ पे ब्लड के अंदर, ब्लड से घुसता है टिश्यू के अंदर, ठीक है, ये पता है आपको, ब्लड से टिश्यू में घुस जाता है। फिर डायरेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन, टिश्यू के अंदर क्या होता है, फिर टिश्यू से निकलता है CO2 डिफ्यूज आउट कर देता है, टिश्यू से निकल जाता है ब्लड की हो जाता है, फिर ब्लड कहाँ पहुंचता है लंग की ओर, फिर लंग से बाहर निकलता है और CO2 बाहर निकल जाता है, ये पता है आपको ये सब कुछ। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझनी, यहाँ पे सी वाला क्वेश्चन है, व्हाई डज CO2 डिफ्यूज फास्टर, क्यों करते हैं CO2 डिफ्यूज फास्टर। एनसीईआरटी बोलती है कि CO2 जो होता है वो 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल होता है। और अभी हमने बात की थी, इसकी जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है वो उतना ज़्यादा डिफ्यूजन कर पाता है। डिफ्यूजन और सॉल्युबिलिटी का आपस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपस में ना। जितनी सॉल्युबिलिटी होगी उतना डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। तो 20 to 25 टाइम्स वो घन, पंच घन श्वास है ये ज़्यादा सॉल्युबल ऑक्सीजन से।